देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का। हम लोग डेली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो होगा सिलसिले कंटिन्यू कर लेंगे कंप्लीट। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन में दिया है कूलॉम। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, कूलॉम दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट। तीसरा में दिया है एम्पियर। चौथा में क्या दिया है, विभवांतर। ठीक। इंग्लिश में दिया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, मतलब एसआई यूनिट किसका पूछ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछ रहा है। ये तो पता होगा कि एसआई यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, कूलॉम होता है। ठीक। सेकंड ऑप्शन दिया है वोल्ट। वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये आपका होता है मात्रक विभवांतर का। ठीक। एम्पियर ये आपको पता होगा विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक। उसके बाद फिर ये तो आपकी यूनिट है ही नहीं, ये तो विभवांतर क्वांटिटी को दिया हुआ है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया है घटता है, ऑप्शन सी दिया है अचर रहता है, ऑप्शन डी दिया है बढ़ या घट सकता है। ठीक। देखिए सबसे पहले चीज तो ये समझना है कि विद्युत कोई भी वस्तु को आवेशित होने का कारण क्या है। ठीक। आपको क्लास में बताया गया होगा, पहले जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताया गया है, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, या तो किसी वस्तु का आवेशित होने का जो कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक। जब कोई एक वस्तु अगर मान के चलिए कोई वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, अपना इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित करके बी को देता है, ठीक, तो ए तब भी ए आवेशित और बी आवेशित दोनों आवेशित हो जाएगा। ए और बी दोनों आवेशित होगा। आवेशित होने के लिए बताए थे प्रोसेस भी, 3 प्रकार से आवेशित करने का तरीका बताए थे, घर्षण, प्रेरण और चालन विधि। तीन प्रकार का विधि बताए थे आपको। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा तो वस्तु आवेशित कहलाता है। अब बात आता है कि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है कि आवेशित किया जाता है तो किस टाइप का आवेशित किया जाता है, धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है। ठीक। अब ये बात क्यों समझना है, जब आवेशित होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा भी, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तभी आवेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद भी आवेशित होगा। ठीक। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तब भी आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब भी आवेशित होगा। ये बात सोचने वाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या घटेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, ये बात आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा उस वस्तु को ऋणावेशित कर देगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद वस्तु धनावेशित कहलाएगा। ठीक। अब बात आता है जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अगर त्याग करता है तब द्रव्यमान घटता है और ग्रहण करता द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जा रहा है, जब वस्तु धनावेशित होगा, धनावेशित होने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसके बॉडी से घटेगा। मतलब जब वस्तु धनावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा, और जब वस्तु ऋणावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि वस्तु किस टाइप से वस्तु को आवेशित किया जा रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक। इंग्लिश में भी वही चीज दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स मास इंक्रीजेज। जब ऑब्जेक्ट को चार्ज कर उसका मास इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब में इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका है ना, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो है सिंपल उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए आवेश का सबसे पहला ऑप्शन, हम लोग टोटल ऑप्शन को भी देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया एम्पियर। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। उसके बाद दिया आपको क्या, फैराड। फैराड किसका मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है आपको फैराड। उसके बाद वोल्ट दिया है। वोल्ट आपको ही पता है विभव का मात्रक होता है, या विभवांतर जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक। उसके बाद क्या दिया आपको, कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम ही होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। ठीक।
तो यहाँ पे भी आपको दिया है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा आपका, कूलॉम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अभी हम आपको बोले कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो जो आवेशित होता है वस्तु, तो उसमें आवेश का मेन कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। वस्तु का आवेशित होने का मेन कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब ऐसे ही बताया गया आपको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको ये चीज बताया गया होगा, आवेश का क्वांटमीकरण में, आवेश का क्वांटमीकरण में Q इक्वल टू यानी ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको काउंट कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से n इलेक्ट्रॉन तक ट्रांसफर किया जाता है। ठीक आपको ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक मूल कण है, इलेक्ट्रॉन है आपका मूल आवेशित कण है, मूल आवेशित कण है। ठीक, और इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलॉम। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ भी है। इस तरह से पूछ सकता है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना है 9.31 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक ना, उस तरह से पूछ सकता है आपको प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वही आवेश प्रोटॉन पर है, बट दोनों में कंडीशन यही है कि इलेक्ट्रॉन इनावेशित कण है और प्रोटॉन आपका धनावेशित कण है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी ऑप्शन दिया है आपको पहला आकृष्ट होंगे मतलब आकर्षित होंगे, ऑप्शन बी दिया है प्रतिकर्षित होंगे, ऑप्शन दिया है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, ऑप्शन डी दिया है और अधिक सोचना चाहिए, मतलब कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतना इन्फॉर्मेशन से आपका काम नहीं चल रहा है। फिर हम लोग एक बार 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दिया है, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज बी एंड सी आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, देन ए एंड सी। ठीक, मतलब कहने का यह हुआ इसके पहले आप लोग एक लॉ पढ़े थे जिसको हम हेनरी कैवेंडिश लॉ कहते हैं, वहां पे आपको बताया गया था चार्ज 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और क्या निगेटिव चार्ज। चार्ज का कितना टाइप्स है, 2 टाइप्स, आवेश का कितना प्रकार 2 प्रकार बताया गया था आपको, धनावेश के बारे में और क्या बताया गया था आपको ऋणावेश के बारे में बताया गया था। ठीक, यहाँ तक ये सारी चीज बताया गया था। आपको ये भी बताया गया था कि समान आवेश का समान परिमाण सेम चार्ज जो होता है अगर प्लस है एक दूसरे को रिपल करता है। जो ह्यूमन में जो नेचर अप्लाई होता है सेम नेचर इसके साथ भी अप्लाई होता है। ठीक, ह्यूमन वाला नेचर ही इसके साथ भी अप्लाई होता है। अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है तो एक दूसरे को ये अटैक करने लगेगा, जबकि दोनों माइनस भी रहेगा तभी एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। ठीक, इसको एकदम सिंपल सा लॉजिक याद रखना जो अभी आप लोग याद भी होगा। ह्यूमन नेचर जो होता है जैसे मान के चलिए एक लड़का है एक लड़की, दोनों में अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी चलता है, वही अगर 2 लड़का है तो दोनों में उतना अट्रैक्शन नहीं रहता है। ठीक तो यहाँ भी वही चीज़ बोला कि ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहा है आकर्षित कर रहा है, ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक, इसको आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कब करेगा, आकर्षित कब करेगा जब ए और बी एक दूसरे का अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा। अगर हम कुछ देर के लिए सपोज करते हैं कि अगर ए पॉजिटिव चार्ज है, ए के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बी के पास नेगेटिव चार्ज होगा तभी ना आकर्षित हो रहा होगा। ए के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है बी के पास नेगेटिव चार्ज है तो आकर्षित हो रहा होगा। उसके बाद आपको क्या बोला कि बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, बी और सी भी एक दूसरे को क्या करता है आकर्षित करता है। तो बी के बगल में मान के चलो सी इधर है, तो बी के पास नेगेटिव चार्ज है तो सी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी ना एक दूसरे को आकर्षित करेगा। सी के पास अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तब एक दूसरे को क्या करेगा आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर बी के पास नेगेटिव है सी के पास पॉजिटिव रहेगा तब एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है। मतलब इसका अपोजिट नेचर का चार्ज, इसके पास माइनस वाला तो इसके पास क्या होना चाहिए प्लस वाला होना चाहिए, इसके पास नेगेटिव चार्ज इसके पास कैसे चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो ए और सी
ए और सी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है आपका है कि जब ए और सी के पास जो चार्ज ए के पास है वही चार्ज सी के पास है, जो नेचर का चार्ज ए के पास वही नेचर का चार्ज सी के पास। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी एक दूसरे को क्या करेगा, ये बताइए, प्लस है, ये भी प्लस है, तो सेम टाइप रहता है तो क्या करता है, प्रतिकर्षित न करता है, मतलब सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, रिपेल कर देगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट बी हो जाएगा। अगला क्या दिया है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक, देखिए कोई भी आवेशित खोखला गोला होता है तो कुल आवेश जो होता है ना उस खोखले गोले के बाहरी सतह पर प्रेजेंट रहता है। किसी आवेशित खोखले गोले का जो कुल आवेश होता है उस खोखले गोले के चालक के सतह पर होता है, चालक के अंदर पे कोई आवेश प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर इस टाइप से कोई खोखला गोला है, या तो बेलनाकार ही मान लो इसको, ठीक इस टाइप से मान के चलते हैं कुछ देर के लिए हम लोग, इस टाइप से ये खोखला है, अगर इस पे आवेश देंगे तो आवेश इसके सतह पर वितरित हो जाता है। जब इसके सतह पर वितरित हो जाएगा इसके इनसाइड में, मतलब गोले के अंदर में आवेश प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब आवेश इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित नहीं रहेगा। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है ही नहीं तो यहाँ पे तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सेम चीज दिया हुआ है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल होलो कंडक्टर, यहाँ पे दिया है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल होलो, होलो मतलब खोखला। ठीक, इसके इनसाइड में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है ना, द एक्सिस्टेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो हम एग्जाम्पल दिया हुआ है चार्ज का, बोला कि कौन सा वैल्यू है जो पॉसिबल है और कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पूछ रहा है आपसे कि डिस्प्ले से कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, ये पूछ रहा है आपसे, पॉसिबल नहीं है पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पॉसिबल नहीं वाला। ठीक, हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि आवेश का क्वांटिमीकरण एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था आपको आवेश का प्रॉपर्टीज में ही। ठीक, उसमें यह चीज बताया गया था कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, मतलब किसी को अब आवेश का कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु के आवेश का स्थानांतरण कर रहा है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करेगा, उससे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीका से करेगा। मतलब किसी भी को भी ऑब्जेक्ट किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु को आवेश का स्थानांतरण करेगा तो इंटीजर का पूर्णांक के गुणनफल के रूप में इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक, अब कोई वस्तु पर आवेश का परिमाण जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर पूर्ण गुणांक या तो पूर्णांक के रूप में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उतना चार्ज पॉसिबल है। ठीक, मतलब किसी को दे सकते हैं तो आप 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा सोच लीजिए ना कि कोई आपको बुला रहा है, किसी को आदमी की जरूरत है तो 2 आदमी 2.5 आदमी तो नहीं दे सकते हैं, 2.5 आदमी तो नहीं दे सकते हैं, 2 3 आदमी 4 आदमी इस तरीके से दे सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है क्वांटाइज है, इलेक्ट्रॉन को आप गिन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप गिन सकते हैं। और आवेश का हम बोले मूल मात्रक या तो बेसिक मात्रक जो इलेक्ट्रॉन ही है, कम से कम आवेश का स्थानांतरण होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कम आवेश का भी हो गया है खोज, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल का खोज हुआ है। और अभी हम लोग फिलहाल मान के चलते हैं मूलकण किसको, इलेक्ट्रॉन को ही मान के चलते हैं। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक ना, Q इक्वल टू एन ई आवेश का क्वांटिमीकरण में बताया गया था आपको। ठीक, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई होगा। Q का वैल्यू पहला में क्या दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों कैंसिल हो गया, अभी भी 2 से कैंसिल हो गया। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा, एन का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि पहला जो चार्ज है पॉसिबल है। सेकंड क्या दिया है, सेकंड में निकालेंगे एन का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 6.4 इंटू 10 का पावर कितना -19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 10 का पावर -19 कैंसिल होगा, ये भी कट जाएगा कितना से 4 बार में। एन का वैल्यू कितना आ गया 4, एन का वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये भी आपका पॉसिबल है, तो ये दोनों तो सही है, पॉसिबल होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 2.4 इंटू 10 का पावर कितना -19 अपॉन हम लोग कर लेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए वाला चार्ज किसी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है, ए वाला चार्ज किसी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है? स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है गॉस का प्रमेय, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या किरचॉफ का नियम, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कूलॉम का नियम, चौथा दिया है फैराडे का नियम। ठीक, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको गॉस का प्रमेय, दूसरा ऑप्शन दिया है किरचॉफ का नियम, तीसरा क्या दिया है कूलॉम का नियम, चौथा क्या दिया है फैराडे का नियम। दिया है क्वेश्चन बाय विच लॉ इज द फोर्स बिटवीन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन। मतलब दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए फर्स्ट चैप्टर में ही आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया गया है कूलॉम के नियम के बारे में कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण हम लोग किससे ज्ञात करते हैं? कूलॉम का नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक, किरचॉफ का नियम आपको विद्युत परिपथ में मिलेगा पढ़ने के लिए किरचॉफ का दो नियम मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक ना। गॉस का प्रमेय से आप लोग ज्ञात करते विद्युत फ्लक्स के लिए था, विद्युत फ्लक्स के लिए गॉस का प्रमेय आया था। ठीक, ये आपको विद्युत परिपथ में मिलेगा पढ़ने के लिए। इसको संधि का नियम है ना, दो नियम इसका पढ़ना है। इसके बाद कूलॉम का नियम से हम लोग बल का मान निकालते हैं। फैराडे का नियम आपको मैग्नेट में मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा क्या होती है? ठीक, आवेश की बीमा क्या होती है? सबसे पहले समझिए आवेश कहते किसको, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या पढ़े थे आप लोग? IT पढ़े हैं। Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं? IT, ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला इसके पहले विद्युत धारा भी पढ़े थे आप लोग, 10th क्लास में भी पढ़ाया गया था, विद्युत धारा में पढ़ाया गया था ना। I इक्वल टू Q बाई क्या बताया गया था? T। तो यहाँ से भी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। अब इसका सबसे पहले मात्रक भी हम लोग देख लेंगे। तो आवेश का मात्रक तो आपका कूलॉम होता है। SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम। अगर एक बीमा लिखने की बात आता है, बीमा लिखने का, तो I एम्पियर विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा की बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल A, और यहाँ पे T है, टाइम का बीमा क्या हो जाएगा? T। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका? A और T। ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलॉम आवेशित होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? कोई वस्तु अनावेशित है, मतलब उसको कोई आवेश नहीं है, बोल रहा उस पर 1 कूलॉम आवेश प्रेजेंट करना है, या तो उस पर 1 कूलॉम आवेश उत्पन्न करना है। 1 कूलॉम आवेश जनरेट करने के लिए उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? अभी हम पहले बताएं कि या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा धनावेशित हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर आवेश 1 कूलॉम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। देखिए आपको Q का वैल्यू दे दिया है कितना? 1 कूलॉम। Q का वैल्यू कितना दिया है? 1 कूलॉम दिया है। ठीक, और आपको N पूछ रहा है। फॉर्मूला पढ़े आप लोग, Q इक्वल टू NE का। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q का वैल्यू 1 दिया है, E का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19। ठीक, अब 1 बाई 1.6 इंटू ऊपर में जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक, अब इसको डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा आपको? 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर कितना? 19। डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 19। एक डेसिमल इधर लेके जाएंगे तो 6.25 इंटू 10 का पावर कितना? 18 हो जाएगा। तो एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10 का पावर कितना? 18 हो जाएगा। ऑप्शन A और B दोनों सेम ही दिया हुआ है। ठीक, दोनों हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 1 कूलॉम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। ठीक, मतलब पूछ रहा है 1 कूलॉम इज द चार्ज, 1 कूलॉम इज द चार्ज which exerts force on the same charge situated at a distance of 1 मीटर। मतलब बोला कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा जब 1 कूलॉम का चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा चार्ज भी है। मतलब Q1 का वैल्यू भी 1 कूलॉम और Q2 का वैल्यू भी कितना कूलॉम? 1 कूलॉम। Q1 का वैल्यू 1 कूलॉम और Q2 का वैल्यू भी कितना कूलॉम? 1 कूलॉम। ठीक, और बोला कि इसको 1 मीटर का डिस्टेंस पर रखा गया है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर? 1 मीटर। बोला दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, है ना। फोर्स F इक्वल टू पढ़े थे आप लोग कूलॉम का नियम में, K Q1 Q2 बाई क्या? R स्क्वायर। F इक्वल टू K का वैल्यू तो पढ़े आएंगे आप लोग 9 इंटू 10 का पावर कितना? 19। Q1 का वैल्यू 1 और Q2 का वैल्यू 1 और डिस्टेंस का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 9 न्यूटन हो जाएगा।
तो फोर्स कितना अप्लाई होगा यहाँ पे आपका इसका 9 इंटू 10 का पावर कितना 9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही इसका सी हो जाएगा। अगला दिया है राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से 2-3 चीज पूछता है। ये आपको बताया गया होगा कि के जो होता है के स्थिर नियतांक बताया गया था विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युत नियतांक। जिसका वैल्यू के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। के का वैल्यू किसके इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका ए हो जाएगा राइट। अगला क्या दिया है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि और अदिश राशि किसको कहते हैं आपको क्लास 11th में बताया गया था डीपली में। ठीक, फिर भी थोड़ा सा यहाँ से याद रखना कि जिस सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग वेक्टर एडिशन से जोड़ते हैं सदिश राशि रहेगा तो वहाँ पर सदिश योगफल का नियम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और अदिश राशि को सिंपल वे में हम लोग ऐड कर लेते हैं। एडिशन का प्रॉपर्टी से ही पता चलता है कि सदिश राशि और अदिश राशि। ऐसा तो सिंपल डिफिनेशन आपको बताया गया ही होगा। जिसके पास डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं। ठीक, आवेश आपका अदिश राशि है, धारिता भी आपका अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपका कैसा राशि है सदिश राशि अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक, उसके बाद दिया है आपको अगला क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक ना, अब देखिए पहले तो यह समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको हैं। ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण या तो इकाई आवेश पर जो बल लगता है उस बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान के चलिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई है। ठीक, ऐसे मान लो कि कोई इकाई क्यू आवेश पर एफ बल लग रहा है। कोई विद्युत क्षेत्र में ले गए क्यू आवेश के परिमाण को, उस पर कितना बल लग रहा है एफ बल लग रहा है, तो इकाई आवेश पर कितना बल लगेगा एफ बाई क्यू लगेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट बताया गया होगा आपको, या तो एफ बाई क्यू। ठीक ना, अब इसका पूछ रहा है आपसे मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू से इसका एक मात्रक न्यूटन पर कूलम हो जाता है। न्यूटन पर क्या हो जाता है कूलम। मिलाइए इसमें न्यूटन पर कूलम मिल रहा है, न्यूटन कूलम नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम सही है। अब एक इसका मात्रक देखिए वोल्ट मीटर दिख रहा है, तो यहाँ से एक रिलेशन और याद आ रहा है, वो आपका विभव प्रवणता के बारे में बताया गया होगा आपको। विभव प्रवणता के बारे में बताया गया होगा E इक्वल टू माइनस डी वी बाई क्या डी आर। तो यहाँ पे V का मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है। यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, मगर वोल्ट पर मीटर तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिया है स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है संरक्षित होता है असंरक्षित होता है, कहीं संरक्षित तो कहीं संरक्षित। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र आप याद रखिएगा संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है आपका। नेक्स्ट दिया है आपको किसी एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होता है, सतह क्या होता है लंबवत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही बताया था स्टार्टिंग का क्वेश्चन में। ठीक, उसमें बताया थे आपको कि जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो द्रव्यमान उसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और जब वह वस्तु धनावेशित हो रहा है इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या उस बॉडी पर से घट रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या उस बॉडी पर से घट रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उस बॉडी से घटेगा, तो धनावेशित हो जाएगा, द्रव्यमान उसका क्या होगा घटेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ऋणावेशित हो रहा है, तो ऋणावेशित इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उससे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है इसका मतलब द्रव्यमान उसका बढ़ रहा है। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है वेयर एन ऑब्जेक्ट बिकम्स निगेटिवली चार्ज व्हाट इज इट्स मास, इस मास क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। अगला दिया है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। देखिए इसको ऐसे भी निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था एफ इक्वल टू 1/4πε0। सारा चीज को याद कितना कीजिएगा 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बाई क्या R²। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू 4πε0 R² इक्वल टू Q1 इंटू क्या लिख सकते हैं Q2। हमको वैल्यू किसका पूछ रहा है एप्सिलॉन नोट का, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πF_R² लिख सकते हैं इसको ना ऐसे। अब इसका मात्रक ही तो आपसे पूछ रहा है, कभी कभी मात्रक ही पूछता है और बीमा भी कभी पूछ देगा आपको, ठीक ना। तो मात्रक पूछ रहा है, देखिए आवेश का मात्रक क्या कूलम, या इसका ही मात्रक क्या कूलम, यहाँ बल का मात्रक क्या न्यूटन, इसका मात्रक क्या मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन 1 दिया है कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है न्यूटन वोल्ट पर मीटर का स्क्वायर दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है न्यूटन पर कूलम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए उसके बाद नीचे लिखा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। विद्युत फ्लक्स, सबसे पहले चीज तो यह समझिए कि विद्युत फ्लक्स कहते किसको हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि विद्युत फ्लक्स कहते किसको हैं। ठीक, किसी भी एकांक क्षेत्रफल से या तो किसी निश्चित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या तो किसी सतह के लंबवत रूप से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। मान के चलिए कि एरिया है इस टाइप से, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, इसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते थे फाई ई से। फाई इक्वल टू बताया गया था आपको बी ए कॉस थीटा, फॉर्मूला इसका बताया गया है ना। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक ना। फाई इक्वल टू क्या बताया गया आपको ई ए कॉस थीटा, ठीक, वो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिखा गया था। अब बताइए फाई का वैल्यू ई ए कॉस थीटा, तो इसका मात्रक लिखना पड़ेगा आपको। ई क्या है यहाँ पे आपका ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, ए क्या है क्षेत्रफल है। मात्रक लिखना है इसका, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम, ई का मात्रक क्या न्यूटन पर कूलम। एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। एक मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैं मिल रहा है इसमें न्यूटन मीटर पर कूलम मिल रहा है, न्यूटन मीटर पर कूलम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, और देखो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक मात्रक और हम अभी बताए थे, वो बताए थे वोल्ट पर मीटर बताए थे आपको। एक मात्रक और बताए थे क्या वोल्ट पर मीटर। इधर भी मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको वोल्ट मीटर बचेगा। ऑप्शन मिल रहा है अब मिल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है। सिग्मा बाई क्या होता है एप्सिलॉन नोट। अगला क्या दिया है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करवाए थे, ठीक ना। सेम क्वेश्चन डला गया है वाला। क्यू का वैल्यू कितना दिया है आपको 1 कूलम दिया है। आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 1 और 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर कितना -19 डिवाइड करना 0.62 डिवाइड करने के बाद कितना मिल जाएगा 0.625 इंटू 10 का पावर -19। ऊपर जाएगा पावर तो प्लस में हो जाएगा 19। यहाँ लिखेंगे 6.25 इंटू 10 का पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक, देखिए आवेश का वितरण में हम लोग ये चीज पढ़े थे, ठीक ना। आवेश का वितरण में चीज हम लोग पढ़े थे, आपको बताया भी गया था। आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है।
आवेश का वितरण। ठीक, सबसे पहला आपको बताया गया था रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक, अब बोले थे इकाई लेंथ पर या तो इकाई लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होता है, इकाई लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होता है, उस आवेश को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व। सपोज इसका लंबाई एल है, इस पे टोटल कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो हम कह सकते हैं कि एल लंबाई में कितना आवेश? एल लंबाई में क्यू आवेश, इकाई लंबाई में कितना आवेश? क्यू बाई एल आवेश हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल। इसका मात्रक पूछ रहा है आपसे, तो क्यू का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक क्या? मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको, कूलम पर मीटर। इस टाइप से आपको पूछ सकता है। आपको रेखीय आवेश घनत्व बोला, फिर आपको क्षेत्रफल घनत्व भी बोलता है, क्षेत्रफल घनत्व भी आपसे पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल घनत्व किसी का, मान के चलो ये आपका सतह है, ठीक, इसका क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, इसका सतह का क्षेत्रफल क्या दिया है? ए। इससे हम लोग क्यू आवेश को दे रहे हैं, तो क्यू आवेश जब इस पे देंगे तो आवेश पूरा इसके सतह पर वितरित हो जाएगा। जब आवेश इस पे देंगे तो आवेश इसके पूरे सतह पर क्या हो जाएगा? वितरित। यहाँ भी इकाई आवेश में जो आपका इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होगा, उसको हम लोग आवेश का क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। ठीक ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ठीक, इकाई पर जो प्रेजेंट रहेगा वो। ठीक ना? इसको हम डिनोट करते हैं किससे? रो से। यहाँ पे हो जाए क्यू बाई ए हो जाए, क्यू बाई क्या हो जाएगा? ए। इसका मात्रक पूछेगा तो कूलम पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? कभी कभी आपसे पूछता है आवेश का आयतन घनत्व पूछता है, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे हो जाए क्यू बाई भी, आयतन घनत्व बराबर क्या हो जाएगा आपका? आयतन घनत्व बराबर हो जाएगा क्यू बाई भी। इसका अगर मात्रक आपसे पूछेगा तो मात्रक हो जाएगा क्या? कूलम पर मीटर का क्यूब। अगर इसका डायमेंशन ही पूछता है आपसे, डायमेंशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी घिरे सतह पर, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना गुना होता है? किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, ये पूछ रहा है आपसे। इसके लिए आप पढ़े थे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय चीज आपको बताया गया था, किसी बंद सतह के अंदर या तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका गॉस का प्रमेय में था पढ़ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ठीक, आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुण में चीज बताया गया था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करने का रीजन क्या है? आपको बताया गया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। और जब इंटरसेक्ट कर देगा, मान के चलते कुछ देर के लिए अगर प्रतिच्छेदित भी करता है और उस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो दो डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो क्या करें? ऑप्शन हो गया इसका नहीं काटती है, डज नॉट डिवाइड। ठीक ना? अगला दिया है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है, या तो मान क्या होता है? देखिए इसका वैल्यू होता है 4.7 इंटू 10 का पावर कितना? -10 निकाल लीजिएगा। ठीक ना? क्योंकि 1 कूलम इक्वल टू स्टेट कूलम में चेंज कर लीजिएगा उसको। जैसे देखिए 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है? 2.99 इंटू 10 का पावर 9 स्टेट कूलम हो जाता है। ठीक, और फिर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चेंज करेंगे इसको, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 2.99 इंटू 10 का पावर कितना? 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक,
अगला क्या दिया है, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण 3.2 इंटू 10⁻⁻19 एवं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। विद्युत द्विध्रुव है ना। Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो Q का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 कूलम दिया है। सपोज एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, इसका बीच के डिस्टेंस 2.4 इंटू 10⁻⁻ कितना -10 मीटर। 2.4 इंटू 10⁻⁻ कितना -10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस 2a इसको डिनोट करता है, तो 2a का तो वैल्यू दे दिया। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P इक्वल टू पढ़े होंगे आप लोग, Q इंटू 2a पढ़े हैं। Q का वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना हो जाएगा आपको 2.4 इंटू 10⁻⁻ कितना -10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.68 इंटू 10⁻⁻29 क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है। अभी क्वेश्चन लिखे उसी का फॉर्मूला का यूनिट पूछ रहा है आपसे, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, और यहाँ इसका मात्रा क्या मीटर होता है। तो क्या आ जाएगा, कूलम मीटर होगा। क्या हो जाएगा, कूलम और मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका है, डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एक आवेशित चालक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। सेम क्वेश्चन वाला दिया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको हम बताएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको हम बताएं। E इक्वल टू क्या बताया आपको, F बाई क्यू। F का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोग पढ़े हैं ना। ठीक, F इक्वल टू ma होता है। अब यहाँ से डायमेंशन लिखना आसान हो जाता है ना। देखिए m मतलब मास, मास का डायमेंशन m होता है। ठीक, वहां पे त्वरण है, त्वरण का डायमेंशन LT माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए Q, Q का वैल्यू क्या होता है, AT होता है। अब देखो ऊपर जाएगा ये तो m1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा और T माइनस 3 हो जाएगा, और A माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मिलाइए इसमें m1 L1 T माइनस 2, ये तो नहीं होगा, m1 L1 T माइनस 3 और A माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ये दोनों गलत हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आज इतना है।